हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है अधिशोषण और अवशोषण। ये केमिस्ट्री के क्लास 12th में ये चैप्टर आपको मिलता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अधिशोषण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन क्या क्या होते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल जानेंगे और इनको डायग्राम के थ्रू समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार वर्क करता है, इनका मैकेनिज़्म क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस जो टॉपिक है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि अधिशोषण अवशोषण होते क्या है, इनका मीनिंग क्या होता है। तो अधिशोषण, सबसे पहले हम अधिशोषण की बात करेंगे कि क्या होता है ये। इसकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है, जब कोई गैस या द्रव किसी ठोस या द्रव की सतह पर जमा हो जाता है तो उसे अधिशोषण कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, केवल सतह पर जमा हो जाते हैं, अंदर नहीं जाते। इस चित्र से आप देख सकते हैं इसमें क्या है, ये जो अधिशोषण का एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है, गोलाकार ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो ये लाल लाल कलर के आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यही है जो इसकी सतह पर आकर जमा हो गए हैं। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो रेड ऑब्जेक्ट है, रेड पार्टिकल्स, वो इसके ऊपर में ही जमा हो गए हैं। तो ये होता है अधिशोषण। जब कोई गैस या द्रव किसी ठोस या द्रव की सतह पर सिर्फ जमा होते हैं तो उसे कहते हैं अधिशोषण। ठीक है। इस प्रकार देखिए, अवशोषण में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर तक चले जाते हैं, लेकिन यहाँ अंदर तक नहीं जा रहे, केवल बाहर में ही इसकी जो सरफेस है उसी पर ये टिके हुए हैं। तो ये होता है अधिशोषण। इसको एक उदाहरण से आपको बताते हैं। जो गैस मास्क होता है, गैस वाला मास्क, जिसे कोयले की खदानों में काम करने वाले जो लेबर्स होते हैं वो पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो कोयला होता है, जो चारकोल वाला मास्क होता है, उसमें जो चारकोल लगा है तो वो वहाँ की जो जहरीली गैसें होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, उसको सोख लेता है। तो किस प्रकार काम करता है ये अधिशोषण, मतलब वो उसको, जो कोयला होता है उसमें उसकी सतह पर आकर वो जम जाते हैं बाहर में ही। वही कोयला अगर पानी में रखा जाए, पानी में अगर इस कोयला को रख देते हैं तो पानी में जो स्मेल होती है, उसकी जो बदबू होती है, और उसमें जो कलर होते हैं, कलर जो अन्य पार्टिकल्स के कारण उसमें जो कलर आ जाते हैं, वो दोनों उसमें उस कोयले की सतह पर आकर वो अधिशोषित हो जाते हैं और वो पानी जो है वो साफ़ हो जाता है। इसके अधिशोषण के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह सिर्फ सतह पर होता है। ठीक, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, यह अंदर नहीं जाता। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जो केवल किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर ही होता है, उसके अंदर तक नहीं जाता। चलिए अब हम देखते हैं इससे आगे और क्या क्या है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं। वो क्या है, एक होता है अधिशोषक, एक होता है अधिशोष्य। इंग्लिश में इसे हम एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, अधिशोषक क्या होते हैं कि जिस पर जमा होता है, जैसा कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कोयला वाला। मान लीजिए कोयला है, तो कोयले की सतह के ऊपर कोयला क्या हुआ, इसमें कोयला हो गया अधिशोषक। जिस पर जमा होता है, तो इस कोयले के ऊपर ही तो जमा होता है ना, तो क्या हुआ, कोयला जो है वो हो गया अधिशोषक। अधिशोष्य क्या होता है, तो जो जमा होता है, मतलब इसके ऊपर ये जो पार्टिकल है, जो ब्लैक ब्लैक आप पार्टिकल बन रहे हैं, ये क्या होता है, अधिशोष्य। जैसे इस पर गैस जो है, जो चारकोल वाला मास्क होता है, उसमें जो गैस आकर उसकी सतह पर जम जाती है, तो यहाँ पर जो गैस हुआ वो क्या हुआ, अधिशोष्य हुआ। तो उम्मीद है कि आप इसे दोनों को समझ गए होंगे, अधिशोषक और अधिशोष्य क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि इनका कारण क्या है। अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है
उसका मेन रीज़न क्या है, क्यों होता है ये? तो इसका जो पहला जो कारण है वो है कि ठोस की सतह पर मौजूद, जो सॉलिड होते हैं उसकी सतह पर मौजूद अणुओं के पास बाहर की तरफ खाली बल होते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं इन पर एक बल होता है जो बाहर की तरफ लगता है। दूसरा होता है वो बाहर से आए अणुओं को खींचते हैं। अगर कोई बाहर से कोई पार्टिकल आता है, बाहर से कोई पार्टिकल ऐसे आते हैं तो इसको ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यही सतह पर इसे बना लेते हैं, सतह पर ही जमा कर लेते हैं। इससे उनकी ऊर्जा कम होती है और वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो यह है अधिशोषण के कारण। यदि अधिशोषण के बारे में आपको पूछा जाए और इसके कारण भी पूछे जाए तो आप ये सब लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे ये हमें और क्लियर हो जाए। जैसे लकड़ी का कोयला जो है वो गैस को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लकड़ी का जो कोयला होता है वो गैस को सोखता है। इसी तरह जो सिलिका जेल होती है वो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, उसको सोख लेता है। कई प्रकार के जो मेडिसिन्स होते हैं जो डिब्बे में पैक होती है, प्लास्टिक के डिब्बे में, तो उसमें ये जो सिलिका जेल को एक छोटे से पैकेट में डालकर उस मेडिसिन के डिब्बे के अंदर डाल दिया जाता है ताकि उसमें नमी ना आए। आपने कभी न कभी ये देखा होगा। इस चित्र में भी आप समझ सकते हैं कि ये अधिशोषक क्या है, अधिशोष्य क्या है। तो चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अवशोषण क्या होता है। अभी तक हमने अधिशोषण के बारे में पढ़ा, अब अवशोषण के बारे में पढ़ेंगे कि अवशोषण क्या होता है। इसकी परिभाषा है, जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर तक चला जाता है तो इसे अवशोषण कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, अब इसके अंदर कोई पार्टिकल्स आ जाते हैं जो इसकी सतह से नीचे उसके अंदर तक चले जाते हैं, तो ये कौन सी घटना होती है? ये होता है अवशोषण। इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे अब देखिए, स्पंज को जब पानी में रखा जाता है तो पानी सिर्फ ऊपर ही नहीं रुकती बल्कि स्पंज के अंदर तक चली जाती है। स्पंज को जब हम पानी में डुबाकर रखते हैं तो वो पानी जो है उसके अंदर तक चली जाती है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, पानी में अमोनिया गैस को मिलाया जाए। पानी में अमोनिया गैस को अगर मिलाते हैं हम तो अमोनिया गैस जो है पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है, उसकी केवल सतह पर नहीं रहती बल्कि पानी के अंदर वह चली जाती है और उसमें घुल जाती है। तो ये होता है अवशोषण। तो उम्मीद है कि आपको अवशोषण और अधिशोषण में अब अंतर समझ में आने लगा होगा कि ये दोनों क्या होते हैं। अवशोषण जो है वो एक पूरी अंदर तक होने वाली प्रक्रिया है, जबकि अधिशोषण केवल पृष्ठीय घटना होती है। वह किसी ऑब्जेक्ट के जो सरफेस होता है केवल वही तक सीमित होती है। हालांकि सरफेस पर वो कुछ समय तक बनी रहती है और अवशोषण जो है ये सरफेस को पार करके उस वस्तु के अंदर तक चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुए अधिशोषण और अवशोषण की बातें, क्या क्या होते हैं उनके डेफिनेशन भी हमने देखे और एग्जाम्पल के थ्रू से समझा भी। अब एक और जो प्रक्रिया होती है वो होता है सौरप्शन। सौरप्शन क्या होता है? नेक्स्ट है सौरप्शन। ये क्या होता है? जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ हो तो उसे सौरप्शन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये दोनों कैसे एक साथ होते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। जैसे कपड़े में डाई क्या होता है? कपड़े में जब कोई कलर डाला जाता है तो थोड़ा रंग जो है इसके बाहर रहता है और थोड़ा सा उस कपड़े के अंदर उसके रेशों में चला जाता है। तो यहाँ जो है अधिशोषण और अवशोषण दोनों की घटना एक साथ हो जाती है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं सौरप्शन। अब हम जानेंगे कि इनके उपयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ इस प्रकार की प्रक्रियाओं के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने उदाहरणों में देख ही लिया है, फिर भी आपको एक बार और बता देते हैं
कि गैस का जो मास्क होता है, गैस मास्क, वो गैस को सोखने के लिए हम गैस मास्क का यूज़ करते हैं, जो चारकोल वाला मास्क होता है। नेक्स्ट होता है दवाइयों को साफ़ रखने में। इसमें क्या होता है, हम सिलिका जेल को डाल देते हैं ताकि उसमें कोई नमी ना आ सके। नेक्स्ट है पानी को साफ़ करने के लिए। जब पानी में मिट्टी के कण मिल जाते हैं, वो मटमैला दिखने लगता है, तो उसमें हम ये अधिशोषण और अवशोषण की क्रिया के थ्रू उसे साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल से गैसें को हटाने के लिए, तो इसके लिए भी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इस वीडियो में जाना अवशोषण और अधिशोषण क्या होते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो पूरी तरीके से देख लिया है और आपको ये वीडियो और इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप ये जो क्वेश्चन हैं, आप इनको ज़रूर करें। इनको आप अपनी कॉपी में बनाकर ज़रूर देखें। यदि आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया तो एक बार फिर से आपको अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार आप फिर से देख लीजिए और उसके बाद ये जो क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके बाद आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे और किसी टॉपिक पर एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।